अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। हवलदार और सिख नौजवान में मुकालमा चल रहा था। हवलदार ने लपक कर सिख नौजवान की गर्दन पकड़ ली। दूसरे सिपाही ने इसके बाजू को दबोच लिया और इसे घसीटते हुए प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ ले गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई थी। फिर भी मैं बेंच पर से उठा और प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। वहाँ एक स्टॉल बंद पड़ा था। वहाँ एक तरफ को होकर मैं टहलने लगा। ये सिपाही कॉलेज यूनियन के किसी मुजाहरे के चक्कर में नौजवान को पकड़ने आए थे और इसे पकड़ कर ले गए थे। कुछ देर के बाद दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। देखते देखते गाड़ी मुसाफिरों से भर गई। मैं भी एक डब्बे में चढ़कर कोने में जाकर बैठ गया। जब गाड़ी चल पड़ी तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। दिल्ली तक खैरियत रही। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने मुंबई जाने वाली गाड़ी का पता किया। मालूम हुआ कि रात के 10 बजे कलकत्ते से एक ट्रेन आएगी, वो मुंबई जाएगी। दिल्ली बड़ा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोग थे। मैं भी एक तरफ होकर बैठ गया। अभी ट्रेन के आने में 2 घंटे थे। खाना मैंने ट्रेन से उतरते ही खा लिया था। 1 घंटे बैठने के बाद मैं उठकर जगह बदल कर सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में चला आया। यहाँ इस वक्त तक बैठा रहा जब तक कि ट्रेन ना आ गई। कलकत्ते से आने वाली ट्रेन का ऐलान हुआ तो दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी वेटिंग रूम से निकल आया। ट्रेन में पहले ही काफ़ी रश था। मैंने टिकट पहले ही ले लिया था। एक डब्बे में मुझे जगह मिल गई। जब दिल्ली से ट्रेन चली तो मैंने महसूस किया मैं किसी हद तक हसास और ख़तरे वाले इलाके से निकल आया हूँ। मुंबई आकर मैंने सत्तार सेठ के रेस्ट हाउस में पहुँचते ही से फ़ोन किया। सेठ सत्तार 1 घंटे बाद मेरे पास आ गया। इतनी देर में मैंने एक कॉपी के 2 कागज़ों पर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट लिखी। मैंने ये रिपोर्ट सेठ सत्तार के हवाले की और कहा इसे पढ़ लीजिए। सत्तार सेठ ने रिपोर्ट पूरी तवज्जो से पढ़ी, फिर इसे तय करके अपने सदरी के अंदरूनी जेब में रखा और बोला, तुमने अपने मिशन की बाखूबी तकमील की है। मैं ये मुतलका लोगों तक पहुंचा दूंगा। इनकी तरफ से जो जवाब आया इसे तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतनी देर तक तुम्हें इसी रेस्ट हाउस में रहना होगा और बाहर नहीं निकलना होगा। मैंने कहा, मैं समझ गया हूँ। आपके ख्याल में इस रिपोर्ट का जवाब कब तक आपको मिल जाएगा? सेठ सत्तार ने कुछ सोच कर कहा, मेरा ख्याल है 1 हफ्ता तो ज़रूर लग जाएगा। मैंने अपने साथी कमांडो आमिर के बारे में पूछा तो सेठ सत्तार ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कमांडो आमिर का 2 रोज़ पहले मुझे पैगाम मिला था कि वो 3 दिन के बाद मुंबई पहुंच रहा है। मेरा ख्याल है वो कल शाम तक किसी वक्त पहुंच जाएगा। अच्छा है तुम अकेले बोर नहीं होगे। दूसरे दिन शाम को कमांडो आमिर भी रेस्ट हाउस में पहुंच गया। दोनों पुराने साथी एक दूसरे से बगलगीर होकर मिले। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान सुनाई कि इनके साथ क्या क्या गुजरी। कमांडो आमिर ने मेरे दोनों मिशनों की बेहद तारीफ़ की और कहा, तुमने जो काम किया है वो एतबार से काबिल कदर मुहिब्बुल वतनी के आला जज्बे की अलामत है। मैंने कहा, तुम ख्वामख्वाह तकल्लुफ़ कर रहे हो। ये तो हमारी ड्यूटी है। सिपाही को हर हालत में अपनी ड्यूटी अदा करनी होती है। ये इसका फ़र्ज़ है। आमिर कहने लगा, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से सीधा कश्मीर के महाज पर चलना चाहिए। वहाँ के हालात का तकादा है कि हम वहाँ जाकर जहाद में शरीक हों और वहाँ हमारी ड्यूटी है इसे भी अदा करें। मैंने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैंने एयरपोर्ट की जो रिपोर्ट ऊपर भिजवाई है इसका जवाब सत्तार सेठ के कहने के मुताबिक 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। आमिर बोला, 1 हफ्ते तो हमें ठहरना ही पड़ेगा। हम दोनों कमांडो दोस्त बड़ी देर के बाद मिले थे। हम दोनों का वक्त बड़ी दिलचस्पी से बातें करते गुजरने लगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए। चौथे दिन सत्तार सेठ ने रात के 11 बजे आकर बताया कि इनकी रिपोर्ट हकाम बाला तक पहुँच गई है। मैंने पूछा, क्या वो इस रिपोर्ट से मुतमईन है? सत्तार सेठ ने कहा, वो इस रिपोर्ट से पूरी तरह मुतमईन है और इन्हें एयरपोर्ट के बारे में जो मालूमात दरकार थी वो मिल गई हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ऊपर से एक नए मंसूबे का ऑर्डर है। नया मिशन? मैंने पूछा। सत्तार सेठ ने कहा, हाँ, लेकिन ये मिशन मेरे ख्याल में तुम्हारे पहले तमाम मिशनों से ज़्यादा ख़तरनाक मगर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैंने सवाल किया, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये मिशन क्या है? कमांडो आमिर भी मेरे पास बैठा ही गुफ्तगू सुन रहा था। सत्तार सेठ ने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, तुमने निकोबार के जजीरे की एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्री तबाह करके बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मगर तुम्हारे इस कारनामे से ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। इस लेबॉर्ट्री में ऐसे न्यूक्लियर वारहेड वाले छोटे मिसाइल तैयार किए जा रहे थे जो तैयारों को फिजा में निशाना बनाकर इस तरह तबाह करने की अहलियत रखते हैं कि तबाह होने वाला त्यारा अपने हवाबाज समेत न्यूक्लियर ब्लास्ट की शदीद हरारत से पिघल कर भाप बन जाए और इसका नीचे ना तो मलबा गिरे और ना कोई सबूत बाकी रहे। इस तरह भारत हमारे तैयारों को हमारी हदूद के अंदर तबाह कर सकता है और चूंकि तैयारे का मलबा भी बाकी नहीं रहेगा, इसलिए भारत का जुर्म साबित नहीं हो सकता कि इसने हमारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है और ये इसका जारियाना इक़दाम है। मैंने कहा, इसलिए तो मैंने भारत के इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिया है। सत्तार सेठ ने कहा, इसकी वजाहत मैं करने वाला था। हकीकत ये है कि इस प्रोजेक्ट का काम कुछ वक्त के लिए ज़रूर रुक गया है मगर प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। वो कैसे? मैंने पूछा। सत्तार सेठ ने कहा, वो ऐसे कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला दिमाग अभी ज़िंदा है।
तुम यूँ समझ लो कि तुमने दरख्त को ज़रूर काट डाला है मगर इसको जड़ से नहीं उखेड़ा। इसकी जड़ अभी जिंदा है और बहुत जल्द दरख्त फिर से उग पड़ेगा। मैंने कहा, आपका मतलब नहीं समझा मैं। सत्तार सेठ बोला, हमारी खुफिया इंटेलिजेंस ने हमें जो रिपोर्ट भेजी है इसके मुताबिक फिदा में फिदा तक मार करने वाले खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल के प्रोजेक्ट के पीछे साइंसदानों का दिमाग काम कर रहा है और जिसके पास इसका साइंसी फार्मूला है सिर्फ ये कि अभी जिंदा है, बल्कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर इसने गर्मजोशी से दोबारा काम भी शुरू कर दिया है। ऊपर से हमें ब्रीफ किया गया है कि जब तक ये साइंसदान जिंदा है और इसकी खुफिया लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है, पाकिस्तान पर दुश्मन का खतरा हमेशा मंडलाता रहेगा। हमें ये भी रिपोर्ट मिली है इस न्यूक्लियर वॉरहेड रॉकेट का फार्मूला साइंसदान ने इंतहाई सिक्योरिटी के पेश नज़र किसी जगह लिख कर नहीं रखा, बल्कि इसे फार्मूले को ज़बानी याद कर रखा है और सिवाय इस साइंसदान के दूसरे भारतीय साइंसदानों को इस फार्मूले का इल्म नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है कि इस साइंसदान के साथ एक बंगाली साइंसदान औरत भी है जो इस प्रोजेक्ट पर इसका साथ दे रही है। इसको भी ये फार्मूला याद करवा दिया गया है ताकि किसी नागाहानी हादसे की सूरत में इस बंगाली साइंसदान औरत की सरकर्दगी में न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो जाए। मैं और आमिर बड़े गौर से सत्तार सेठ की गुफ्तगू सुन रहे थे। आमिर ने पूछा, इस साइंसदान का नाम क्या है और ये लोग इंडिया के किस खुफिया जगह पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? क्या किसी दूसरे मुल्क मसलन इसराइल में इस पर काम हो रहा है? सेठ सत्तार बोला, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने इसराइल के साथ खुफिया जंगी मुआहिदा कर रखा है और इसराइली भारत को न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर मिसाइलों और एटम बम की तैयारी में मदद दे रहा है। इसके बावजूद कोई मुल्क अपने किसी दोस्त मुल्क को भी खुफिया मुआहिदे के होते हुए भी इजाज़त नहीं दे सकता कि वो इसके मुल्क के अंदर बैठकर इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करे। ये काम ढके छुपे नहीं रहते और इससे मुल्क की बदनामी हो सकती है और दूसरा मुल्क इसके खिलाफ यूएनओ में भी एहतजाज कर सकता है। चुनाचा भारत ये काम अपने मुल्क के अंदर ही जारी रखे हुए है। मैंने पूछा, इंडिया में वो कौन सी जगह है जहाँ इस प्रोजेक्ट पर ये साइंसदान काम कर रहे हैं? सत्तार सेठ ने कहा, इस जगह को हमारी इंटेलिजेंस बड़ी गर्मजोशी से तलाश कर रही है। मुझे यकीन दिलाया गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट के खुफिया मकाम का सुराग मिल जाएगा। सत्तार सेठ ने इस अहम मौजू पर अपनी बात ख़त्म की तो कमरे में खामोशी छा गई। मैंने पूछा, वो साइंसदान जो इस खुफिया प्रोजेक्ट में काम कर रहा है इसका नाम क्या है और भारत के किस सूबे का रहने वाला है? सत्तार बोला, अभी मुझे ये मालूम नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे इस बारे में मज़ीद ब्रीफ किया जाएगा, यानी एक हफ्ते के बाद तो इसका नाम वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। कमांडो आमिर ने कहा, अगर खुफिया न्यूक्लियर फार्मूले का इल्म सिर्फ इस साइंसदान और इसकी असिस्टेंट बंगाली साइंसदान औरत को ही है तो ये प्रोजेक्ट इस कदर अहमियत का हामिल है कि इसकी सिक्योरिटी का भी बेहद बंदोबस्त किया गया होगा। सत्तार सेठ कहने लगा, बात यह है कि निकोबार जदीदे के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की तबाही के बाद इस साइंसी वर्कशॉप की सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई होगी, लेकिन ये सिक्योरिटी किस किस्म की है, इसकी क्या नौयत है, क्या वहाँ भारत की कोई कमांडो बटालियन तैनात है, इस बारे में मुझे अभी कुछ नहीं बताया गया। लेकिन बहरहाल तुम लोगों को इस मिशन के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत अहम मिशन है और इस मिशन में ना सिर्फ ये कि आपको ये खुफिया साइंसी वर्कशॉप तबाह करनी है, बल्कि दोनों साइंसदानों को भी मौत के घाट उतारना होगा ताकि इनका ईजाद करदा हलाकत खेज फार्मूला इन्हीं के साथ हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाए। कमांडो आमिर बोला, इस मिशन के लिए आप हमें हर वक्त तैयार समझें। सेठ सत्तार ने कहा, बस हम यही चाहते हैं, बाकी तमाम ज़रूरी मालूमात आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगी। मेरी इतलात के मुताबिक हमारे आला सतह के सुराग रसां इस सिलसिले में बड़ी सरगर्मी से काम कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद सेठ सत्तार अगले रोज़ आने का कहकर चला गया। इसके जाने के बाद मैंने बूढ़े मुलाजिम से कहकर चाय बनवाई और हम दोनों कमांडो दोस्त ने इस नए मिशन के नशीब अफराज पर बातें शुरू कर दी। कमांडो आमिर कहने लगा, मेरा ख्याल है इतने हसास प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त होगी। अगर ये प्रोजेक्ट भारत के मुल्क के अंदर ही किसी जगह पर है तो मुझे यकीन है कि कुछ नहीं तो भारत की कमांडो फोर्स की एक बटालियन ज़रूर तैनात होगी। मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, इंडियन कमांडो फोर्स से निपटना हम जानते हैं, बल्कि यही हमारा काम है, लेकिन अगर इन्होंने खुफिया प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ज़मीन दोस्त सुरंगें बिछाई हुई तो ये हमारे लिए मसला बन सकती हैं, क्योंकि रात के वक्त तो हमें इनका बिल्कुल पता ही नहीं चल सकता। चुनाचे इसके सद्देबाब के लिए पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ज़मीन दोस्त सुरंगें कहाँ कहाँ ज़मीन के अंदर बिछाई गई हैं और फिर सुरंगों से पाक कौन सा रास्ता प्रोजेक्ट तक जाता है। कमांडो आमिर कहने लगा, मेरा ख्याल है वहाँ इन लोगों ने बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई होंगी, ये इनके लिए भी ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। इस तरफ दुश्मन की किसी कंपनी ने तो एडवांस करना नहीं कि इन्हें तबाह करने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई जाएं। इन्हें अगर डर है तो सिर्फ दूसरे ममालिक के जासूस का कि इनके लिए इन्हें हर किस्म की सिक्योरिटी का इंतजाम किया होगा। खारदार बाड़ लगाई होगी, मशीन गनों के पोशीदा मोर्चे बनाए होंगे, दरख्तों और इर्द के टीलों टिब्बों पर मचानों के वाच टावर भी तामीर किए होंगे। सफ़ेद कपड़ों में अपने जासूसों को छोड़ रखा होगा जो टारगेट के आसपास मंडलाते रहते होंगे। हाँ, ऐसा इंतज़ाम तो ज़रूर होगा, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। बहरहाल इस हफ्ते सब कुछ मालूम हो जाएगा। सेठ सत्तार का आला खुफिया हलकों से रब्ता है
सेठ सत्तार का आला खुफिया हलकों से बराबर राब्ता था। वो हर रोज़ रात को मुझे और आमिर से मुलाकात करने रेस्ट हाउस में आता, थोड़ी देर बैठकर चला जाता। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। फिर हफ्ते के ऊपर मजीद 2 दिन गुजर गए। मैंने सेठ सत्तार से कहा, सत्तार साहब, कहीं ऊपर के हलकों की इंटेलिजेंस दुश्मन के खुफिया प्रोजेक्ट का सुराग लगाने में नाकाम ना हो गई हो। इसने हल्के से तबस्सुम के साथ कहा, तुम हमारी इंटेलिजेंस की हैरत अंगेज कारकर्दगी से वाकिफ नहीं हो क्या? ये वो लोग हैं जिनकी नज़रें बादलों के ऊपर और ज़मीन और समंदर की गहराइयों के नीचे होती हैं। फिक्र ना करो, 1-2 दिन में सब कुछ मालूम हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जिस वक्त हम लोग रेस्ट हाउस में बैठे बातें कर रहे थे, इस वक्त रात के 10 बजे का वक्त था। सत्तार सेठ मुझसे रुखसत होकर चला गया। ठीक रात के 12:15 बजे सत्तार सेठ को खुफिया ज़राए से मतलूबा सिग्नल मौसूल हुआ कि हमारा आदमी खुफिया वर्कशॉप के बारे में मुकम्मल तफसीलात लेकर तुम्हारे पास कल रात के 10 बजे पहुंच जाएगा। सत्तार सेठ ने इसी वक्त रेस्ट हाउस में मुझे फ़ोन किया। घंटी बजती रही, फिर मैंने फ़ोन उठाया और नींद भरी आवाज़ में हेलो किया तो सेठ सत्तार ने कहा, मैं कल रात 10-10:15 बजे तुम्हारे पास मतलूबा मालूमात लेकर पहुंच जाऊंगा, यहीं रहना। और इसने फ़ोन बंद कर दिया। सत्तार सेठ की यह हिदायत थी कि रेस्ट हाउस के फ़ोन पर हमेशा मुख्तसर और खुफिया ज़बान में बात की जाए, कभी बात को खोल कर बयान ना किया जाए। इस वक्त कमांडो आमिर सो रहा था। मैंने इसे जगाना मुनासिब न समझा और टेबल लैंप बुझाकर खुद भी सो गया। दूसरे दिन मैंने नाश्ते पर आमिर से कहा, रात सेठ साहब का फ़ोन आया था, मगर वो तो रात 10 बजे तक हमारे पास ही बैठे थे। आमिर ने कहा, हाँ। मैंने कहा, वो 10:15 बजे चले गए थे। मुझे इनका रात को फ़ोन आया, तकरीबन 12:30 बज रहे थे। और फिर मैंने सत्तार साहब के दरमियान जो बात हुई थी वो मैंने कमांडो आमिर को बता दी। आमिर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हम एक अजीब सस्पेंस में फंसे हुए थे। मैंने चाय बनाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि खुफिया टारगेट के बारे में हमारी इंटेलिजेंस ने पूरी मालूमात हासिल की होंगी। ऐसा ही होना चाहिए, आमिर ने कहा। अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो बाकी का सुराग हम खुद लगा लेंगे, मैंने कहा। बहरहाल आज रात को पता चल जाएगा। रात के ठीक 10:15 बजे सत्तार सेठ की गाड़ी रेस्ट हाउस के गेट में दाखिल हो गई। मैं और आमिर ड्राइंग रूम की खिड़की के पास बैठे इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सत्तार साहब के साथ गाड़ी में से एक अजनबी भी उतरा, जिसने नसवारी रंग का ढीला ढाला सूट पहना हुआ था। 40-45 साल की उम्र होगी। दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। सत्तार साहब ने अजनबी आदमी का मुझसे और आमिर से तारुफ करवाया। मैं इस आदमी का नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप इन्हें मलिक साहब कह सकते हैं। मलिक साहब ने मुझे और आमिर को बारी बारी गहरी निगाहों से देखा और सोफे पर बैठ गए। सत्तार साहब भी इनके साथ बैठे थे। इनके बिल्कुल सामने मैं और आमिर सोफे पर बैठे थे। दरमियान में छोटी सी तपाई थी जिस पर एस्ट्रे रखी हुई थी। पहले मैंने तीनों खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। ड्राइंग रूम में सिर्फ छत का बल्ब रोशन था, बाकी तमाम बल्ब बुझे हुए थे। सेठ ने किचन में फ़ोन करके बूढ़े मुलाजिम से कहा, बाबा जान, मेरे एक मेहमान आए हुए हैं, हम बैठे बड़ी ज़रूरी कारोबारी बातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में अभी कोई ना आए। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे कहा, भाई, हमारे मलिक साहब इंटेलिजेंस की फुल रिपोर्ट लेकर खुद तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि इस खुफिया रिपोर्ट की नोयत इस किस्म की थी कि इसे लिख कर भेजा नहीं जा सकता था और ना ही वायरलेस या रेडियो ट्रांसमीटर के ज़रिए बताने का खतरा मोल लिया जा सकता था। इस दौरान इंटेलिजेंस के मलिक साहब ने जेब से एक पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगा लिया था और इसके हल्के हल्के कश लगाते हुए अपनी लाल लाल पुरस्कार आंखों से कभी मेरी तरफ और कभी आमिर की तरफ देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इन्हें यकीन नहीं था कि इतने बड़े और ख़तरनाक मिशन के लिए दोनों नौजवान मौजू हैं। इनके चेहरे का तासुर बता रहा था कि मुझसे या आमिर से किसी से मुतासिर नहीं है। सेठ सत्तार ने तारीफ़ी जुमलों के बाद इंटेलिजेंस के आदमी से कहा, मलिक साहब, आप खुद ही हमें ज़रूरी बातें बता दीजिए, आप बेहतर तौर पर हमें बता सकेंगे। मलिक साहब ने सिगरेट का एक कश लगाकर धुआं छोड़ा और सोफे पर मेरी तरफ ज़रा झुक कर बोले, कि आप लोगों का कभी वस्ती भारत के जंगलों से वास्ता पड़ा है? मैंने कहा, जी हाँ, थोड़ा बहुत। मलिक साहब ने एस्ट्रे में सिगरेट की राख चुटकी बजाकर झाड़ते हुए कहा, थोड़ा बहुत से यहाँ काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा बहुत का काम नहीं है। मैंने कहा, मोहतरम मलिक साहब, हम भारत के सुंदरबन से लेकर सतपड़ा के ख़तरनाक जंगली सिलसिले में कई महीने गुजार चुके हैं। आप इत्मीनान रखें, हम बाकायदा तरबियत याफ्ता कमांडो हैं, कोई फैशनेबल अनाड़ी सयाह नहीं है, ना ही हम कोई फिल्म के हीरो हैं। आप ये बताइए कि हमें भारत के खुफिया प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए कहाँ जाना होगा? ड्राइंग रूम में एक बार फिर खामोशी छा गई। 7-8 सेकंड तक इंटेलिजेंस के मलिक साहब मुझे और कमांडो आमिर को खामोश नज़रों से देखते रहे। फिर इन्होंने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक तह किया हुआ कागज़ निकाल कर खोला, सिगरेट को एस्ट्रे में मसल कर बुझा दिया, कॉपी को अपने सामने तपाई पर फैला दिया, फिर एक निगाह डाली मुझ पर और कहा, मुंबई के साहिल समंदर से नीचे जनूब की तरफ जाएं तो 60-70 मील के फासले पर एक जगह से समंदर किनारे को काट कर अंदर जंगल की तरफ चला गया है। जंगल में इसने पहाड़ी टीले के दामन में एक झील की शक्ल इख्तियार कर ली है। जहाँ से समंदर किनारे को काट कर जंगल में दाखिल होता है, वहाँ किनारे से हटकर जंगल में स्याह पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा मंदिर है, जिसको राम जी का मंदिर कहते हैं। ये मंदिर कई 100 साल पुराना है और बिल्कुल खंडर बन चुका है।
इस मंदिर का जंगल बड़ा घना और दुश्वार गुजार है। ये जंगल इतना घना है कि दिन के वक्त भी वहाँ अंधेरा छाया रहता है। शदीद बारिशों की वजह से जंगल में कई दलदले तालाब बन गए हैं जिनमें हजारों हाथ झोंके सांप मगरमच्छ रहते हैं। इसमें दाखिल होने का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें मगरिब की जानिब बांस झुंडों में खुफिया रास्ता बनाया गया है जो बांस के गुंजान दरख्तों के दरमियान से होकर गुजरता है। ये रास्ता एक सुरंग की मानिंद है। ये रास्ता आगे जाकर जब बांस के झुंडों से निकलता है तो वहाँ ऊंचे और घने दरख्तों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि इंसान की निगाह दरख्तों के अंदर नहीं देख सकती। इन दरख्तों के दरमियान काफ़ी आगे जाकर एक जगह से दरख्तों को गिराकर जगह को हमवार करके वहाँ लकड़ी और पत्थरों की मदद से एक छोटी सी इमारत तामीर की गई है। इस इमारत की शक्ल हिंदुओं के मंदिर की तरह है, लेकिन हकीकत में ये मंदिर नहीं है। इस मंदिर के छोटे छोटे लकड़ी की दीवारों वाले कमरे हैं। एक ज़मींदोज़ जनरेटर लगाकर इन कमरों को बिजली सप्लाई की गई है। वहीं ज़मींदोज़ ट्यूबवेल लगाकर यहाँ पानी की सहूलत भी मुहैया की गई है। हर कमरा मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनड है। इन कमरों में एक बड़ा कमरा भी है। यह वो खुफिया कमरा है जहाँ भारत के न्यूक्लियर रॉकेट के प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी है। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज एक मरीठा साइंसदान है जिसका नाम डॉक्टर रघुपति है। एक बंगाली साइंसदान औरत इसकी असिस्टेंट है जिसका नाम डॉक्टर कमलावती है। इन दोनों की फ़ोटो तुम्हें दिखा दी जाएंगी। इनके स्टाफ में सिर्फ 5-6 साइंसदान ही हैं। डॉक्टर रघुपति और इसके 5-6 साइंसदान सबके सब पुख्ता उम्र के हैं। डॉक्टर रघुपति की उम्र 65 बरस की हो चुकी है। इसके बारे में हमें जो भी रिपोर्ट मिली है वो ये है कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे हकीकत में डॉक्टर रघुपति का दिमाग काम कर रहा है। मद्रास के डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत की हुकूमत ने सिर्फ इसलिए आगे किया हुआ है कि वो दुनिया को यकीन दिला सके कि भारत का ये मुसलमान साइंसदान भी पाकिस्तान के खिलाफ है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसको एटमी धमाकों के बाद भारत सरकार ने इसके एटमी प्रोग्राम के सरबराह के तौर पर मशहूर किया था, असल में इसी मरीठा डॉक्टर रघुपति का असिस्टेंट था। लेकिन मोहित प्रोपेगेंडा के तौर पर भारत इसके असिस्टेंट को आगे ले आया। हकीकत में भारत को एटमी ताकत बनाने वाला ये डॉक्टर रघुपति है। अब ये शख्स भारत की एयरफोर्स के इंतहाई हलाकत खेज न्यूक्लियर वारहेड वाले रॉकेट की तैयारी में शब रोज़ मसरूफ़ है। इस न्यूक्लियर रॉकेट के मुतालिक आप लोगों को तफसीलन मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, जी हाँ, हमें इस रॉकेट के बारे में पूरी मालूमात मिल चुकी हैं। इंटेलिजेंस के मलिक साहब ने अपने सामने रखे हुए कागज़ पर लिखी हुई इबारत पढ़ी। निकोबार आइलैंड में अपनी एटमी लेबॉर्ट्री बल्कि वर्कशॉप की मुकम्मल तबाही के बाद इस मंदिर वाले खुफिया वर्कशॉप में न्यूक्लियर वारहेड के रॉकेटों पर असर नो बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया है। दूसरी अहम बात जो आपको बतानी ज़रूरी है वो ये है कि न्यूक्लियर वारहेड का साइंसी फार्मूला किसी जगह लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि लिखे होने की सूरत में इसके चुराए जाने का 100% इम्कान है। चुनांचे सिक्योरिटी के पेश नज़र फार्मूला डॉक्टर रघुपति ने याद कर रखा है, इस ख्याल से कि अगर डॉक्टर रघुपति के साथ कोई हादसा हो जाता है और वो अचानक मर जाता है तो ये फार्मूला इसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती को भी याद करा दिया गया है। ये दोनों इस खुफिया प्रोजेक्ट के सरबराह हैं और सारा दिन काम की निगरानी करते रहते हैं। यहाँ रॉकेट नहीं तैयार किए जा रहे, बल्कि यहाँ वो न्यूक्लियर मादा तैयार किया जा रहा है जिसकी सारी की सारी मिकदार निकोबार जजीरे के ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री तबाही के साथ ही राख में तब्दील हो गई थी। अब यही मवाद यहाँ फिर से तैयार किया जा रहा है। अगर इस खुफिया प्रोजेक्ट में काम न रोका गया तो ख्याल है 2 माह के बाद भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों न्यूक्लियर वारहेड वाले रॉकेट तैयार करने में कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। मैंने जब मलिक साहब से वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, इस किस्म के प्रोजेक्ट पर जाहिर है सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। हमारी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए कमांडो किस्म की कोई बटालियन तैनात नहीं है। चूँकि ये प्रोजेक्ट भारत के जनूबी इलाके के दुश्वार गुजार जंगल में इंतहाई खुफिया जगह पर है, इसलिए वहाँ महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स की थोड़ी सी नफरी को काफ़ी समझा गया है। मगर ये पुलिस फोर्स कमांडो तर्ज की तरबियत याफ्ता जवानों पर मुश्तमिल है। इनके पास खुदकार हथियार हर वक्त मौजूद होते हैं। झील की जानिब पुलिस ने खुफिया जगहों पर मशीन गनों के 2 मोर्चे भी बना रखे हैं। इनका सुराग आप लोगों को खुद लगाना होगा, लेकिन झील की जानिब से राम जी के मंदिर की खंडर तक चूँकि दलदली मैदान है इसलिए वहाँ कोई मोर्चा वगैरह नहीं है। आमिर ने सवाल किया, ये साइंसदान और इनका अमला क्या वहीं रहता है? अगर वहाँ रहता है तो क्या वहाँ कभी छुट्टी पर शहर नहीं जाता? मलिक साहब बोले, चूँकि वहाँ हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है इसलिए अभी कुछ मुद्दत के लिए वहाँ से किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इन्हें बाहर से कोई ज़रूरी सामान मंगवाना होता है तो कि हेलीकॉप्टर जो इनकी सप्लाई लेकर हफ्ते में एक दिन आता है इनकी ज़रूरत की अशिया ले आता है। मैंने पूछा, आप हमें इस प्रोजेक्ट के चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति और इसके असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती की फ़ोटो कब तक दिखा सकेंगे? मलिक साहब कागज़ को तह करके जेब में रखते हुए बोले, ये फ़ोटो कल शाम तक सत्तार साहब को मुहैया कर दी जाएगी। कुछ और पूछना हो तो पूछ लें। मैंने कहा, जाहिर है हमें इस मिशन के लिए असले वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। मलिक साहब ने सत्तार सेठ की तरफ इशारा किया और बोले, सत्तार साहब इस सिलसिले में आपको अशिया मुहैया कर देंगे। आपको हर किस्म के मिशन सप्लाई कर दिया जाएगा। और कुछ? मैंने कहा, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं पूछना।
मलक साहब ने सत्तार सेठ की तरफ देखा और बोले, ओके सत्तार साहब, अब मैं चलता हूँ। सत्तार सेठ ने कहा, मैं आपको गेट तक छोड़ आता हूँ। मलक साहब ने हाथ से इन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, इस वक्त आपका मेरे साथ बाहर निकलना ठीक नहीं, आप यहीं रहें, खुदा हाफिज। मलिक साहब कमरे से बाहर निकल गए। जब इनकी गाड़ी रेस्ट हाउस से निकल गई तो सत्तार सेठ ने मुझसे कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, मिशन पेचीदा है लेकिन हम इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, इसलिए कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमारे सामने सिर्फ वतन अजीज की सलामती है। सत्तार सेठ कहने लगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें टारगेट तक पहुँचने के लिए कौन सा रूट इख्तियार करना होगा। मुंबई से रेलवे की एक ब्रांच लाइन कोलाबा और खंबा घाट से होती हुई रत्नागिरी की तरफ निकल जाती है। तुम इसी ट्रेन से मुंबई से चलोगे। खंबा घाट पर तुम ट्रेन से उतर जाओगे। ये जंगल में एक छोटा सा स्टेशन है, सिवाय आदिवासी यानी जंगली लोगों की झोंपड़ियों के वहाँ और कुछ नहीं है। खंबा घाट से मगरिब की तरफ जयगढ़ घाट तक एक रास्ता जंगल में से होता हुआ जाता है। जयगढ़ वो जगह है जहाँ से समंदर किनारे को काट कर जंगल में जाकर झील की शक्ल इख्तियार कर गया है। तुम्हारा खतरनाक मिशन जयगढ़ घाट से शुरू होगा। जब तुम झील के किनारे किनारे जंगल में दाखिल होगे, जरा आगे जाकर तुम्हें काले पत्थरों से तामीर किया हुआ पुराना राम जी का मंदिर मिलेगा। तुम्हें इस मंदिर के खंडर को अपना बेस कैंप बनाना होगा। इसके आगे एक दलदली मैदान है जिसके पीछे बांसों का वो घना जंगल है जिसमें से प्रोजेक्ट तक जाने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता बनाया गया है। तुम्हारा मंसूबा इस सुरंग में से गुजरकर खुफिया प्रोजेक्ट तक पहुंचना होगा। यहाँ बैठकर तुम यकीन तौर पर कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। सारी प्लानिंग तुम्हें मंदिर के खंडर के करीब पहुंचने के बाद वहाँ के हालात को देखकर करनी होगी। कमांडो आमिर ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी बल्कि लाजमी है कि हम वहाँ जंगली लोगों के भेस में जाएं या वहाँ जाकर जंगली लोगों का हुलिया बना लें। इस तरह हमें टारगेट के करीब पहुँचने में आसानी होगी। इसलिए बाद में हम फ़ौरन पकड़ लिए जाएंगे। मैंने अपने साथी कमांडो की तायद करते हुए कहा, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि इस इलाके के जंगली लोग किस किस्म का लिबास पहनते हैं, ये तो सत्तार साहब ही बता सकते हैं। सत्तार साहब बोले, मैं भी बताता हूँ। वो उठकर अलमारी तक गए। अलमारी में से इन्होंने अंग्रेजी का एक रंगीन मैगजीन निकाला और इसे लेकर सोफे पर आकर बैठ गए। रिसाले की वर्गरदानी करते करते एक जगह इन्होंने मुझे और आमिर को एक जंगली बासी की आधी तस्वीर दिखाई जो रिसाले के फोटोग्राफर ने उतारी हुई थी। कहने लगे, ये आदिवासी जंगली लोगों का हुलिया है जो मुंबई से रत्नागिरी तक के जंगलात में रहते हैं। मैं और आमिर गौर से तस्वीर को देखने लगे। इस तस्वीर में जो जंगली दिखाया गया था, इसका हुलिया ये था कि इसने सर के बालों को ऊपर को उठाकर एक जूड़ा सा बनाया हुआ था। जिस्म पर एक सिर्फ सदरी थी जिसके बटन खुले थे। जिस्म में नीचे घुटनों तक इसने एक मैली सी धोती बांध रखी थी। इसके हाथ में 4-4.5 फुट लंबा एक बांस था जिसकी टेक लगाकर वो एक दरख्त के साथ बैठा था। रंग इसका गहरा सांवला था। सत्तार साहब बोले, अगर तुम लोग वहाँ जाकर अपना हुलिया बदल लो तो तुम्हें बड़ी आसानी रहेगी और पुलिस भी तुम्हें जंगली आदिवासी ही समझेगी और तुम पर शक नहीं करेगी। जहाँ तक रहा इन लोगों की ज़बान का ताल्लुक, इनकी अपनी कोई अलग ज़बान नहीं है। ये शिकस्ता हिंदूनुमा उर्दू बोलते हैं जो आमतौर पर मुंबई के दूर दराज देहात में बोली जाती है। इसका अंदाज़ा तुम्हें ट्रेन में सफ़र करते हुए हो जाएगा क्योंकि ये आदिवासी रेल में आते जाते रहते हैं। चूँकि ये मुंबई और भारत के मगरबी बेशतर मॉडर्न शहरों के करीब आबाद हैं, इसलिए ज़्यादा जंगली नहीं है और मुंबई के देहातों वाली ज़बान ही बोलते हैं जो तुम आसानी से बोल सकते हो। बाकी रहा इनका लिबास और जिस्म को गहरा नस्वारी रंग करने के लिए एक स्प्रे दे दिया जाएगा जिसका रंग पानी वगैरह से बिल्कुल नहीं उतरेगा और हाथ लगाने से भी उंगलियों पर इसका निशान नहीं आएगा। इसके अलावा तुम जिस किस्म का असला कहोगे तुम्हें मिल जाएगा। जब सत्तार साहब चले गए तो आमिर कहने लगा, एक बात तयशुदा है कि इस मिशन में हमारे वसाइल इंतहाई नाकाफ़ी हैं और टारगेट का मुशाहिदा करके ऑपरेशन पॉइंट की निशानदेही करने का भी मौका मैसर नहीं आया। मैंने कहा, मैं ये समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक इम्तिहान का मकाम है। इस मिशन में हमें मुकम्मल तौर पर अपनी जहानत और तजर्बे से काम लेना होगा जिसके लिए हमें अभी से तैयार हो जाना चाहिए। कमांडो आमिर बोला, मैं तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि हम इस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। जब इंसान किसी मकसद को हासिल करने की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देता है तो मकसद हासिल होकर रहता है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें यहाँ किस किस्म के असले की ज़रूरत पड़ सकती है? ऑटोमेटिक पिस्तौल जिन पर साइलेंसर चढ़े हों और एक कमांडो चाकू तो लाजमी चाहिए। बाकी आमिर ने बात आगे को बढ़ाते हुए कहा, बाकी हमें इंतहाई धमाका खेज मवाद की ज़रूरत होगी। यह मवाद ऐसा होना चाहिए जो मुख्तसर हो लेकिन इसमें क़यामत खेज हमागिरी तबाही की सलाहियत हो। मैंने कहा, ऐसा मवाद हमें टाइम बमों की सूरत में मिल जाएगा। बाकी और हमारी ज़रूरत हो क्या सकती है? मेरा ख्याल है यही काफ़ी है। इसके बाद हमें मौक़े शनासी और जहानत की ज़रूरत होगी जो मेरा ख्याल है हमारे पास मौजूद है। दूसरे दिन रात को सत्तार सेठ आया तो इसके पास प्रोजेक्ट के चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति और इसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती की तस्वीरें भी थीं। इस ब्रीफ केस में से दोनों पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटोकॉपी निकाल कर मुझे और आमिर को दिखाई। डॉक्टर रघुपति की उम्र 65 से कुछ ज़्यादा ही लगती थी।
इसका सर आधा गंजा था, बालों में सफ़ेदी कसरत से थी। डॉक्टर कमलावती इसके मुकाबले में जवान लगती थी। दोनों ने ऐनक लगाई हुई थी, दोनों के माथों पर हिंदुओं वाले जाफरानी रंग के तिलक लगे हुए थे। सत्तार साहब बोले, इनकी शक्लें अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लो ताकि टारगेट पर पहुंचकर तुम इन्हें पहचान सको। मैंने और आमिर ने, हम दोनों कमांडोज ने बारी बारी दोनों तस्वीरों को गौर से देखा और फिर इन्हें सेठ सत्तार के हवाले करते हुए कहा, इतना ही काफ़ी है, अब हम इन दोनों को खाक के किसी भी भेस में हो पहचान लेंगे। सत्तार सेठ ने दोनों तस्वीरें ब्रीफ केस में रख लीं और ब्रीफ केस बंद करके कहा, अब तुम किस वक्त इस मिशन पर रवाना होना चाहोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकीद से काम लेना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा, हमें असलहे वगैरह की ज़रूरत है और जिस वक्त हमारे पास आ जाएगा हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सत्तार सेठ ने पूछा, असला और एमिनेशन के मामले में तुम्हारी ज़रूरियात क्या हैं? मैंने सत्तार साहब को पूरी तफसील से अपनी ज़रूरियात से आगाह कर दिया। सत्तार सेठ बड़े गौर से सुनते रहे, फिर बोले, ठीक है, मुझे कल के दिन का वक्त दे दो, परसों दोपहर तक तुम्हें हर चीज़ मुहैया कर दी जाएगी। मैंने कहा, जहाँ तक धमाका खेज मवाद का ताल्लुक है, इसके बारे में जानना चाहूँगा कि वो किस शक्ल में मिल सकेगा। सत्तार सेठ बोले, वो टाइम बमों की शक्ल में ही होगा, परसों इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे यकीन है ये एमिनेशन तुम्हारी ज़रूरत के एन मुताबिक ही होगा। दूसरे रोज़ सत्तार सेठ ना आए। तीसरे दिन दोपहर के 3 बजे इनकी गाड़ी रेस्ट हाउस में दाखिल हुई। गाड़ी बंद करके वो सीधा बेडरूम में आ गए। मैं और आमिर पहले से बैठे इनका इंतज़ार कर रहे थे। सत्तार साहब अपने साथ कुछ नहीं लाए थे। वो सोफे पर बैठ गए और सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए बोले, सब कुछ बड़ी खुश असलूबी से तुम लोगों की मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक हो गया है। तुम आज शाम को अंधेरा होने के बाद मेरे साथ चलकर एमिनेशन वगैरह का मुआयना कर लेना। मेरा ख्याल है तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। सत्तार साहब चले गए और शाम होते ही दोबारा आए और बोले, मेरे साथ आ जाओ। मैं और आमिर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी मुंबई के बारह कुशादा बाजार से होती हुई एक गैराबाद सड़क पर आ गई। इस सड़क पर दूर दूर तक कोई खंबा नहीं था। कोई दूर जाने के बाद शिकस्ता सड़क की दोनों जानिब जंगल सा शुरू हो गया। इस जंगल में सत्तार साहब ने एक तरफ गाड़ी को मोड़ा और इसे एक दरख्तों की ओट में खड़ा कर दिया। फिर मुझसे कहने लगे, चले आओ। शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सत्तार साहब आगे आगे चल रहे थे। दरख्तों के दरमियान ऊंची ऊंची जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। वो झाड़ियाँ एक तरफ हटाते हुए कदम कदम चले जा रहे थे। झाड़ियाँ ख़त्म हो गई तो एक खुली सी जगह आ गई, जहाँ आते ही एक जानिब अंधेरे से निकलकर एक आदमी हमारे सामने आ गया। सत्तार साहब ने इससे पूछा, सब ठीक है ना? यस बॉस, सब ओके है, ये चाबी ले लें। सत्तार सेठ ने इस आदमी से चाबी लेकर अपनी जेब में रख ली। वो मुझे और आमिर को लेकर एक टीले के पीछे आ गए। यहाँ एक कोठरी बनी हुई थी जिसका दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। सत्तार साहब ने चाबी निकाल कर ताला खोला और तीनों हम कोठरी में दाखिल हो गए। कोठरी में अंधेरा था। सत्तार साहब ने हाथ बढ़ाकर दीवार के ताक में रखी हुई तेज रोशनी वाली टॉर्च निकालकर इसे रोशन कर लिया। कोठरी में बेशुमार टूटी फूटी चीज़ें भरी हुई थी। सत्तार साहब ने टॉर्च मुझे पकड़ा दी और कहा, टॉर्च की रोशनी डालते रहना। इन्होंने कबाड़ खाने के ढेर के नीचे से एक छोटा सा ब्रीफकेस निकाल कर इसे खोला और कहा, इसमें तुम्हारी ज़रूरत की हर शय मौजूद है। फिर उन्होंने 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल दिखाए जिस पर सलेंसर चढ़े हुए थे, 2 कमांडो चाकू दिखाए। आखिर में गत्ते के डब्बा खोला, इसमें स्याह रंग के मार्कर रखे हुए थे। ये मार्कर मोटी पेंसिलों की तरह के थे। मैं और आमिर दोनों समझ गए ये क्या चीज़ है। सत्तार सेठ ने एक स्याह मार्कर निकाल कर मुझे और आमिर को दिखाते हुए कहा, ये सबसे आला क्वालिटी के मेड इन अमेरिका टाइम बम है। इससे ज़्यादा तबाहकुन और इंतहाई धमाका खेज टाइम बम अभी तक सिवाय अमेरिका के और किसी मुल्क ने ईजाद नहीं किए। इसके बारे में बताया गया है कि अगर सिर्फ एक मार्कर टाइम बम अमेरिका की किसी 15 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में किसी जगह रख दिया जाए तो ये अपने वक्त पर फट कर इस सारी की सारी 15 मंजिला इमारत को 1 सेकंड में आग और मलबे का ढेर बना देगा। मैंने इस मार्कर टाइम बम को बड़ी एहतियात से उंगलियों में पकड़कर देखा। सत्तार साहब बोले, एहतियात बरतना, इसका टाइम फ्यूज इसकी कैप है। इसी कैप को 2 दफ़ा दबाने से इसका क्लॉक चल पड़ता है।